हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 सेमेस्टर 5 दिसंबर 2023 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर 15 मार्क्स। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं अब दिसंबर 2023 का। इससे पहले दिसंबर 2022 वो भी अपलोड हो चुका है, आप वहाँ जाके इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 फॉर 15 मार्क, एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। तो ये कैसे डिसाइड करना है वो हम लोग आज डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहला और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस ऑफ इसका कोई सल्यूशन नहीं हो सकता, इसका कोई एक स्पेसिफिक सल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग ने ट्राई किया है कि इस तरीके का इसका सलूशन बन सके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर विनोद रैना एजेड 62 ईयर्स है, प्रैक्टिसिंग सीनियर डॉक्टर है, 62 ईयर्स का सीनियर सिटीजन है, एंड ही इज़ हैविंग 15 लाख इन्वेस्टेबल फंड। उस बंदे के पास 15 लाख रुपए है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, यही सेकंड क्वेश्चन है। एडवाइज हिम फॉर द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल टू हिम विच ही गिव मैक्सिमम रिटर्न। तो आपको विनोद रैना को बताना है कि ये 15 लाख रुपया वो कहाँ इन्वेस्ट करे जिससे उसका रिटर्न मैक्सिमम हो। तो अब इन्वेस्टमेंट कहाँ, शेयर्स में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, डिबेंचर्स में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, एफडी में कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो किस में करने का और किस में रिटर्न ज़्यादा है, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, तो कैसे पता चलेगा। तो यही बात है, पहले क्वेश्चन समझ लेना है कि भाई ये 62 ईयर्स का सीनियर सिटीजन है, डॉक्टर है, 15 लाख रुपए है, इन्वेस्ट करना चाहता है, कहाँ इन्वेस्ट करे कि उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बाय इन्वेस्टिंग इन द स्पेसिफिक एवेन्यूज। तो आप जो भी बताएंगे, जैसे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देना, एफडी में करना है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देना। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे जाएगा। तो सोल्यूशन जो होता है ना, जब कभी भी आपको कोई पूछे कि मेरे पास इतना फंड है और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहाँ करूँ जिससे मेरे को रिटर्न मैक्सिमम आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला उसकी एज फाइंड आउट करनी है। एज कितना है डॉक्टर विनोद रैना की, तो एज है 62। अपने को एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, 100 माइनस एज रूल। 100 माइनस एज रूल ये बताता है कि जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको सामने वाले से एज पूछना है, वो एज को 100 में से माइनस करना है। अब ये 100 जो है ना, 100 माइनस क्यों करना है, आप 110 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, लेकिन 100 इज़ ए स्पेसिफिक। 100 लिया, ये नॉर्मल आदमी के लिए। जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है वो 120 भी ले सकता है, 130 भी ले सकता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहोगे तो 100 की जगह 110, 120, 130 कर देने का। लेकिन नॉर्मल रूल जो है वो है 100 माइनस एज रूल। उसमें ये बताता है कि जब आप 100 में से अपनी एज को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उतना परसेंटेज आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे इसकी एज कितनी थी, 62 थी, 100 में से 62 माइनस किया, कितना हुआ 38। ये 38% आप क्या करेंगे, 15 लाख का 38% निकालेंगे। 15 लाख का 38% कितना होता है, 5,70,000। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, इन्वेस्ट करने का रिस्क एवेन्यू में। तो 100 में से एज माइनस करने का, अब जैसे आपकी एज है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज है 25 साल, तो 100 में से आप 25 साल माइनस करो, कितना आएगा 75। तो 75% आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, रिस्की। बोलेंगे इसका लॉजिक क्या है सर, लॉजिक देखो। अब ये बंदा क्या है, सीनियर सिटीजन है, 62, आगे इसकी लाइफ का भरोसा नहीं है, तो क्या किया कि ओनली 62 अपनी एज को माइनस किया, 100 में से आया 38। तो इतना वो रिस्क ले सकता है, मिनिमम 38% तक का रिस्क ले सकता है। लेकिन जो बाकी 62 बचा वो उतना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसकी एज उतनी हो चुकी है। आ रही बात समझ में, तो कम से कम रिस्क लेगा वो। आप समझ रहे हो मेरी बात। अभी जैसे आपकी एज कितनी है, 25 साल है, तो 25 साल है तो नॉर्मल कोई भी बोलेगा भाई ये बंदा 25 साल का है, तो एटलीस्ट इसके पास 25-30 साल आगे और है, एवरेज बोल रहा हूँ। बाकी लाइफ मतलब जो डेथ का तो कोई इंटिमेशन ही नहीं है कि कब किसकी आ जाए। लेकिन एक छोटा सा रूल होता है कि भाई जो 25 साल का है तो आने वाले 30-35 साल उसके पास है एवरेज बेसिस पे। तो इसीलिए वो क्या करेगा, 100 में से अपनी एज माइनस करेगा 75, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेगा। तो 75% ज़्यादा होता है और 38 कम होता है।
तो ये लॉजिक है इसका। तो 38% टू 5,70,000 आएगा, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? रिस्की में। और जो बैलेंस बचेगा तो रिस्की में क्या क्या आएगा? शेयर्स में करेगा, गोल्ड सिल्वर में करेगा, कमोडिटी में करेगा, रियल इस्टेट में करेगा। यहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है 5,70,000। बाकी जो बचेगा 62% 15 लाख का, तो आएगा 9,30,000 इन फिक्स्ड इनकम और डेट फंड। जहाँ से फिक्स्ड इनकम आएगा, एफडी हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये देखो ये पोस्टल सेविंग्स हो गई, पेंशन फंड हो गया, एनएससी हो गया, एलआईसी हो गया, कंपनीज़ में डिपॉजिट करके रखा है। रियल इस्टेट इसमें नहीं, हाँ इसमें नहीं आएगा। ये थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि रियल इस्टेट रिस्की है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ने उसको अज्यूम किया है रिस्की में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई प्रॉपर्टी में डाला तो वो उतना रिटर्न नहीं दे पाती एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे शेयर्स में 1 साल का कोविड के बाद हर एक शेयर्स ने कम से कम 200-300% का रिटर्न दिया है। लेकिन कोई कोई रियल इस्टेट में आप डालते हो बिकॉज ऑफ सम जो गवर्नमेंट स्कीम होता है उसकी वजह से उसका वैल्यू इतना नहीं बढ़ पाता है। तो रियल इस्टेट को इस यहाँ रिस्की में लिया है। फिक्स्ड इनकम में भी ले सकते हो आप कि भाई कोई अगर आपने स्पेसिफिक रियल इस्टेट में पैसा लगाया है और स्पेसिफिक वो एक लोकेशन पे है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं आएगा, तो आप उसको रिस्क फ्री में भी डाल सकते हैं जहाँ से फिक्स्ड इनकम आ सकता है। हम लोग इसको यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। इन्वेस्टमेंट इन गिल्ट एड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखो ना 62% मतलब उसने अपनी एज का जितना पैसा वो कहाँ डालेगा? फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि उसकी एज हो चुकी है, उतना वो फिक्स्ड में ही डालेगा कि उसको भाई बैठ के खाना है। तो ये आपका थोड़ा सा आधा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन यही था कि 15 लाख है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? तो 15 लाख 100 माइनस रूल, एज रूल माइनस करने का, उसके बाद 38% आया, उतना रिस्की में डालो और बैलेंस को फिक्स्ड इनकम में डालो। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका सोल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसका एडवांटेज, यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग ये शेयर्स वाले में करते हैं, रिस्की वाले में करते हैं। तो रिस्की वाले का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज, पहले एडवांटेज लेते हैं। शेयर्स में, गोल्ड सिल्वर में, रियल इस्टेट में, कमोडिटी मार्केट में। तो पहला एडवांटेज जो है वो है हायर रिटर्न पोटेंशियल। अब जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें अभी एक ही चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, एक ही चीज़ को ध्यान में रखते हैं, शेयर्स को, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो शेयर्स लेके चलो, शेयर्स रिस्की होता है। उससे क्या होता है? पहला एडवांटेज क्या है? हायर रिटर्न पोटेंशियल। आपने शेयर्स में डाला, कमोडिटी में डाला, रियल इस्टेट में डाला, तो आपको चांसेस है कि रिटर्न एफडी में डालोगे तो 9% 10% मिलेगा, लेकिन इसमें डालोगे तो हो सकता है 100% 200% भी आए। तो हायर रिटर्न पोटेंशियल होता है इसमें, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है? कैपिटल ग्रोथ। आपने 100 रुपया डाला, जब इसका रिटर्न इसके ऊपर आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, डिविडेंड के फॉर्म में कुछ भी फॉर्म आएगा, मतलब एक्स्ट्रा आएगा, तो कैपिटल भी तो ग्रोथ हो सकता है। आपने 100 रुपया डाला, 5 साल के बाद वो 500 हो सकता है, तो ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके का कैपिटल ग्रोथ का भी एक एडवांटेज मिल सकता है अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो, ठीक है। तीसरा आपका है इन्फ्लेशन हेज। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, राइट। अब रिस्की एसेट है जैसे कमोडिटी हो गया, रियल इस्टेट हो गया, हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन एज देयर प्राइस टेंड टू राइज व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। मतलब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली शेयर्स का भाव भी बढ़ेगा, रियल इस्टेट का भी भाव बढ़ेगा, कमोडिटी का, गोल्ड सिल्वर का भी भाव बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। तो ये इन्फ्लेशन को हेज करता है। हेज का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, इट इज़ अ सेकेंड बैकअप प्लान। बैकअप प्लान मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ रिस्क ले रहे हो, 100 रुपये का रिस्क लिया, हाँ, टीवाई करने के बाद आप बिज़नेस करना चाहते हो, आपने 100 रुपये का रिस्क लिया। अब बोलेंगे यार बिज़नेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, 50% प्रोबेबिलिटी, बराबर है। तो इसको हेज करने के लिए, मतलब ये अगर डाउन हुआ तो आप 100 रुपये का और कुछ बैकअप लेके चलोगे कि अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तो यहाँ के लॉस को मैं यहाँ सेट ऑफ कर दूंगा। इसको हेज बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को हेज करता है। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो जितना भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। डाइवर्सिफिकेशन, हर कोई बोलता है एफडी में पैसा डालो, एफडी में डालो, बैंक में डालो। अरे भाई उसके अलावा रिस्की में एसेट में भी डालने का, शेयर्स में डालो, गोल्ड सिल्वर में डालो, रियल इस्टेट में। तो आपको क्या डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक जगह से रिटर्न नहीं, काफ़ी जगह से आप डाइवर्सिफाई कर दोगे और वहाँ से आपको रिटर्न आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बेनिफिट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये इसका एडवांटेज नहीं हो सकता क्योंकि शेयर्स सम केसेस लिखा है इसमें, आप मतलब पैसा निकालना चाहो तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाता है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे दिया शेयर्स कैन बी बॉट सोल्ड, बिक जाएगा, खरीद भी लेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो पैसा जल्दी कट जाएगा, लेकिन बेचेंगे तो पैसा आपको आने में 1 से 2 दिन लग जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी मिलती है लेकिन कम, कंपैरेटिवली कम मिलती है। नेक्स्ट वेल्थ बिल्डिंग। 100 रुपये आपने डाला शेयर्स के अंदर, 1 साल के बाद वो 200 हो गया, 3 साल के बाद 500 हो गया, तो बढ़ेगा, तो वेल्थ बन रहा है ना। अब बैंक में पैसा डालेंगे तो आपको वही 8% 9% रिटर्न आएगा, 10 साल में पैसा डबल होएगा, और यहाँ पे हो सकता है 1 साल में डबल टिबल हो जाए, राइट। तो वेल्थ बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट बोला है पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितना पैसा शेयर्स में डालोगे, क्योंकि आज जो ट्रेंड चल रहा है ओनली 5 to 6% पीपल आर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो 5 to 6% ही डाल रहे हैं, इसकी वजह से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर यही 5 to 6 अगर 60 to 70% हो जाए या 80-90% लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल अलाउ कंपनी टू ग्रो, क्योंकि कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी तो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, राइट। तो पार्टिसिपेशन भी करते हैं हम लोग, इसका एक एडवांटेज है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और रियल इस्टेट में करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट। तो ये कुछ एडवांटेज है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा, मैं शेयर्स ही लेके चलता हूँ तो उससे क्या समझ में आएगा, मार्केट वॉलेटिलिटी होता है। मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बहुत कम चला गया, रिसेशन आ गया, तो कुछ कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं, राइट। तो मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं बीच में, तो उससे क्या होता है, प्राइस कभी कभी एकदम बढ़ जाता है, कभी कभी एकदम घट जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपका 100 रुपया कभी कभी 40 रुपया भी बन सकता है और कभी कभी 400 भी बन सकता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, राइजिंग लूजिंग कैपिटल। कभी कभी आप ऐसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो जिसमें 100 रुपया डाला वो 10 रुपया बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका 90% का कैपिटल हो जाएगा, वो लूज़ हो सकता है कुछ कंपनी में, रिस्की कंपनी में, अगर आपने उसका बराबर से स्टडी नहीं किया और इन्वेस्ट कर दिया तो। तीसरा, रिक्वायर एक्सपर्टीज़। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते, यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट, पी रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे ही किसी के बोलने पे किए तो आपका कैपिटल लूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे ये पता है ना, मार्केट में चेंजेस आया तो लोग क्या होते हैं, बेच के निकल जाते हैं, और जैसे ही बेचते हैं फिर 2-4 दिन के बाद वो फिर बढ़ जाता है, तो इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, अरे यार मैं होल्ड करके रखता तो ये हो जाता। तो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो जाता है, एकदम से बढ़ा तो खरीदने लगते हैं, फिर एकदम से कम हो जाता है, एकदम से कम हुआ तो बेचने लगते हैं, फिर एकदम से बढ़ जाता है, तो इमोशनल स्ट्रेस आता है, ये एक डिसएडवांटेज है। नो गारंटीड रिटर्न। यहाँ पे बोला है कि 100 का 500 होगा, 1000 होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 2-3 साल तक कोई रिटर्न ही ना मिले, तो नो गारंटीड रिटर्न। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिटर्न मिलेगा ही। आपने ऐसे शेयर में, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो बढ़ ही नहीं रहा 2-3 साल से, राइट, तो नो गारंटीड रिटर्न का भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। हायर कॉस्ट एंड फीस। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो ब्रोकरेज देना पड़ता है, उसके ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, तो वो आपका कॉस्ट और फीस हो सकता है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो ये सब का खर्चा काफ़ी होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी इशू। देखो ये डिसएडवांटेज में भी है और एडवांटेज में भी है। ले सकते हैं, कहीं कहीं पे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज है कि उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है, राइट। अब रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट को आप बेचोगे, आज 2 करोड़ का फ्लैट है, तो ऐसा ज़रूरी तो 1-2 दिन में बिक जाएगा, टाइम लगता है, कभी कभी सालों निकल जाते हैं, तो ये लिक्विडिटी इशू हो सकता है डिसएडवांटेज में। रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क। इसमें क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन बना दिया जिससे क्या होगा कि भाई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो रेगुलेटरी के हिसाब से, जैसे क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो उससे क्या रिस्क बढ़ जाता है कि अगर क्रिप्टो में पैसा डाला और डूब गया तो गवर्नमेंट भी नहीं बोलेगी गवर्नमेंट हमने तो मना किया था, आपने क्यों इन्वेस्ट किया, तो इस टाइप का रिस्क हो सकता है। फिर आपका है पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क। गवर्नमेंट चेंज हो गई, कुछ भी आ गया, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर से नीचे हो जाता है। वॉर हो गया, अभी वॉर चल रहा है, आपको पता है, बहुत जगह का वॉर चल रहा है,
एक मिडल ईस्ट में चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे वॉर चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इफ़ेक्ट आता है और वो आपका पूरा आपके इन्वेस्टमेंट में उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो ग्लोबल रिस्की इन्वेस्टमेंट कमोडिटी स्टॉक्स हो गया, वो अफेक्ट होता है वॉर से, पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी से चेंज होने से, जिससे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो ये कुछ 8-9 पॉइंट है, इसमें से 4 से 5 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये तो रिस्की का हो गया। अब हम लोग आते हैं फिक्स्ड इनकम। इसके एडवांटेज है, फटाफट देख लेते हैं। स्टडी इनकम, एडवांटेज क्या है कि फिक्स्ड इनकम वाले में अगर आपने पैसा डाला तो स्टडी इनकम मिलेगी भाई, हर साल 9% तो मिलेगा ही, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। दूसरा, कैपिटल प्रिजर्वेशन, जितना 100 रुपया डाला है शेयर्स में डालेंगे तो वो 100 500 भी बन सकता है, 50 भी बन सकता है, 5 रुपये भी बन सकता है, लेकिन इसमें प्रिजर्व रहता है, जितना पैसा डाला उतना तो रहेगा, प्लस आपको स्टडी इनकम भी आती रहेगी, कैपिटल प्रिजर्व रहता है। लोअर रिस्क कम रहता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको 9% तो मिलने ही वाला है। डाइवर्स ऑप्शन, ये डाइवर्स का ऑप्शन भी देता है कि अगर आपने रिस्क ज़्यादा ले लिया तो उसमें कहीं लॉस ना हो जाए, तो इसमें आप इन्वेस्ट करके रखो, तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो वहाँ के लॉस को झेल लेगा। फिर प्रेडिक्टेबल रिटर्न, रिटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोला है एफडी में पैसा डालेंगे 9%, बॉन्ड्स में पैसा डालेंगे 5%, तो फिक्स है, तो प्रेडिक्टेबल रिटर्न है, राइट। फिर बोला गया है टैक्स बेनिफिट, कहीं कहीं पे जगह पे अगर आपने जैसे एनएससी एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया, पोस्टल सेविंग स्कीम में किया, तो आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन मिलेगा, तो टैक्स बेनिफिट मिल सकता है आपको। फिर हैज अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी, हैज कर सकते हो आप, जैसे मार्केट आपको पता है अभी वॉर चल रहा है तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे होगा, तो मार्केट को हैज करने के लिए क्या करेंगे आप, डेट फंड में पैसा लगा देंगे। तो डेट फंड बोलता है हम आपको 10% का रिटर्न देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो 10% का देंगे, तो मार्केट पूरे साल भर वॉर ही चलता रहा तो मार्केट का रिटर्न था 5%, आपको मिल गया 10%, क्योंकि अगर पूरा पैसा आप 5% में डालते तो 5% हो सकता है 5% माइनस में भी आ सकता है। तो इसको हैज करने के लिए, ये लॉस को बेयर करने के लिए आप फिक्स इनकम में डालो, वहाँ पे आपको 10% मिलेगा, तो ये 5 से माइनस हो जाएगा 10 से, तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा 5% का। आ रही बात समझ में। लास्ट, लिक्विडिटी इन सब डेट फंड्स का मतलब बेनिफिट है कि आप जल्दी से रिडीम कर सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी कुछ कुछ केसों में डिसएडवांटेज में भी आएगा। कहीं कहीं पे आपने पैसा लगाया, जैसे बॉन्ड्स में लगाया, वहाँ पे वो बोलते हैं कि 5 साल के लिए है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते, तो लिक्विडिटी का इशू आता है। अब इसी का डिसएडवांटेज दे सकते हैं, जहाँ पे ये स्टेडी इनकम मिलती है तो 10% मिलता है, 9% मिलता है, 8% मिलता है, लोअर रिटर्न लोअर रहता है। शेयर मार्केट में करो, हो सकता है एक दिन में 10% मिल जाए, राइट। तो फिक्स्ड इनकम में लोअर रिटर्न होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे बॉन्ड का प्राइस है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड के प्राइस से, मतलब जैसे ही इंटरेस्ट का रेट बढ़ा बॉन्ड का प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपका इंटरेस्ट तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, तो बेचने जाएंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा, मतलब यहाँ का पैसा उसके प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको उतना कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ ये कैसे समझना है। जैसे बॉन्ड में जब आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपये में, 10% आपको इंटरेस्ट मिलता है, बराबर है। अब बॉन्ड का रिटर्न 10 से 12% हो गया और ये प्राइस घट के कितना हो गया, 80। तो अब कोई भी बंदा 80 रुपया इन्वेस्ट करके 12% का रिटर्न ले सकता है, लेकिन आपका तो पैसा 100 रुपये में ब्लॉक हो गया ना। तो ये एक इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कोई फिर बाद में आप कम पैसे में उतना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन अगर पहले ही आपका पैसा ब्लॉक हो गया, राइट, पहले ही आपने 100 रुपया डाला था, तो अब वो पैसा तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालेंगे तो 80 रुपया ही आएगा, तो ये एक रिस्क आपको झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपको बताया क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि अगर कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और वो अगर डिफ़ॉल्ट कर गई या कंपनी दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगा आपको पैसे मिलने में, राइट। तो ये वाला हो गया। लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं है, स्टडी इनकम मिलती है लेकिन ग्रोथ नहीं होता। शेयर मार्केट में स्टडी इनकम नहीं मिलती लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहता है, तो लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होती है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब इफ़ इंटरेस्ट रेट ड्रॉप्स, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, प्रोसीड फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड इनकम में हैव टू बी री इन्वेस्टेड एट लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग द फ्यूचर इनकम, मतलब इंटरेस्ट रेट आपको कम मिला, 12 का 10% हो गया। अब 10% अगर आपने इन्वेस्ट किया
जितना भी मिला आपको पैसा, तो पहले तो 12% मिलता था, अब आपको 10% ही मिलेगा, तो 2% कम मिलेगा ना। तो री इन्वेस्टमेंट करोगे उसी के अंदर, तो उसका एक रिस्क हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ तो। फिर बोला है लिक्विडिटी कंसर्न इन सम इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहाँ बताया था, कहीं कहीं पे जल्दी मिल जाता है, कहीं कहीं पे वो इलिक्विड होता है, राइट। तो डिफ़िकल्ट टू सेल होता है, रिडीम होता है क्विकली, उसको जल्दी से हम बेच नहीं सकते तो पैसा मिलेगा नहीं। टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट इनकम, जो भी इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, और इनकम के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। आई बात समझ में। तो दिस इज़ द आपका 15 मार्क का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपको दिसंबर 2023 में, ये वाला क्वेश्चन। तो ये हम लोग ने सोल्यूशन प्रिपेयर किया, आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।